आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन में वीडियो नंबर 2 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आप चर्चा होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इसकी हिंदी होती है अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण इसका देखिए नाम से ही स्पष्ट, अणुसंख्य यानी जी जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। विलयन का वह प्रॉपर्टीज, विलयन का वह गुण, या जब विलयन किसी अणुओं की संख्या पर, आयनों की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करे तो उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुण कहते हैं। हमारे सिलेबस में 4 प्रकार के अणुसंख्य गुण हैं। नंबर 1 है परासरण दाब, जिसको अंग्रेजी में ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। नंबर 2 हमारा है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और नंबर 3 हमारा है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ये इसको हिमांक के अवनमन को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 4 हमारा है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज हमारी पूरी की पूरी चर्चा परासरण दाब पर निर्भर होगी। इसकी चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो परासरण दाब को शुरू करने के पूर्व हमें जो है परासरण शब्द से परिचित होना होगा। परासरण शब्द क्या है? परासरण किसे कहते हैं? परासरण ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस क्या होता है? इसको हम एक फिगर की सहायता समझाते हैं। जैसे ये हमारा एक बर्तन है, इसके बीच में हमारा एक दीवार बना हुआ है। इस दीवार में जो है ये छिद्रित दीवार है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है कॉपर फेरोसाइनाइड की CU2FeCN का होल 6। ये कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र है CU2FeCN का होल 6। और इसकी अर्धपारगम झिल्ली बनाई गई है। अब ये झिल्ली में अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो अब आपको बता दें कि झिल्ली 3 प्रकार की होती है। एक पारगम्य झिल्ली होती है परमेबल मेम्ब्रेन, एक अपारगम्य झिल्ली होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य झिल्ली हम उसे कहते हैं जिसमें विलायक और विलयन दोनों के मॉलिक्यूल्स आर पार हो जाए, और अपारगम्य हम उसे कहते हैं जिसमें विलायक और विलयन दोनों के मॉलिक्यूल्स आर पार ना हो। अर्धपारगम उसे कहते हैं जिसमें विलायक के तो मॉलिक्यूल्स आर पार हो जाए लेकिन विलयन या अधिक सांद्रता का विलयन आर पार ना हो, उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। कुछ जो नेचुरल झिल्लियां होती हैं, प्राकृतिक झिल्लियां होती हैं, जैसे किशमिश में झिल्ली पाई जाती है, प्याज की झिल्ली पाई जाती है, अंडे में झिल्ली पाई जाती है, ये सब अर्धपारगम झिल्ली का काम करते हैं। बट इसमें ये सब कमजोर होती हैं, इनका प्रयोग करने पे फट जाती हैं, टूट जाती है। इस नाते ये आर्टिफिशियल जो झिल्ली है ये बनाई गई है एक रासायनिक कॉपर फेरोसाइनाइड की, इसकी अर्धपारगम झिल्ली बड़ी मजबूत होती है, इसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है यहाँ सॉल्वेंट ले लिया गया है, यानी पानी ले लिया गया है, यहाँ सॉल्वेंट लिया गया है, पानी लिया गया है, और यहाँ सॉल्यूशन लिया गया है। ये सॉल्यूशन है, इसको चीनी पानी यानी शरबत मान सकते हैं हम जो है। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ अपने आप जाएंगे इस अर्धपारगम झिल्ली को क्रॉस करके, तो इसी घटना को हम जो है परासरण कहते हैं। परासरण के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। जैसे हम जो है एक बर्तन ले लें, इस बर्तन में जो है पानी रख लें, वाटर रख लें, और इसमें किशमिश को डाल दें, ऐसे छोटी छोटी किशमिश को ऐसे इसमें डाल दें, तो ये किशमिश जो है ये फूल करके इसमें पानी में बड़ी बड़ी हो जाएंगी इस प्रकार से। तो ये जब इसके जिसकी लेयर है ये अर्धपारगम झिल्ली का काम कर रही है, इसके अंदर भी द्रव्य भरा हुआ है, लेकिन जो द्रव्य है ये गाढ़ा है, अधिक सांद्रता का है, और पानी हल्का है, साथ ही ये इसको इसमें अंदर चला जाता है, फूल करके बड़ी हो जाती है। इसी फूली हुई किशमिश को यदि नमक का विलयन तैयार कर दें, नमक का घोल तैयार कर दें, ये नमक का घोल है, और इस नमक के घोल में हम इस किशमिश को डाल दें तो छोटी छोटी फिर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा। तो ये सब परासरण के एग्जाम्पल में है। अब परासरण जो है किसे कहते हैं ये हम जान गए। अब इसके बाद परासरण दाब की चर्चा होनी चाहिए। परासरण दाब किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है,
ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, इसको भी एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये हमारा एक फिगर है, एक बर्तन है, इसमें बीच में यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया है, अर्धपारगम झिल्ली लगाई गई है, और यहाँ जो है हमने सॉल्यूशन रखा है और इसमें हमने जो है सॉल्वेंट रखा है। अब जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाना प्रारंभ करेंगे अर्धपारगम झिल्ली से होकर, तो इस विलेन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पिस्टन पी द्वारा लगाया जाएगा। तो जो अतिरिक्त दाब लगाया जाएगा इस सॉल्वेंट को रोकने के लिए कि विलेन में ना जाए, उसी अतिरिक्त दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। इसकी परिभाषा है विलेन पर दिया गया वह अतिरिक्त दाब जिससे विलायक के अणुओं का विलेन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर होने वाला स्वतः प्रवाह रुक जाए, तो ऐसे अतिरिक्त लगाए गए दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। तो अब परासरण दाब जो है ये हुआ। अब विलयन परासरण दाब कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि विलयन में कणों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब बढ़ेगा। परासरण को मापने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उनके दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बर्कले और एक का नाम था हार्टले। बर्कले और हार्टले ने परासरण दाब का मापन किया। अब इस पर चर्चा कर लें। परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि, बार्कले एवं हार्टले विधि। अब ये कैसी विधि है? बर्कले हार्टले विधि है। तो इन्होंने एक उपकरण बनाया था, सर्वप्रथम उस उपकरण को बनाना पड़ेगा, तो उपकरण को हम बना लेते हैं। इसमें जो है इस प्रकार से उपकरण है, यहाँ ऐसे यहाँ इस प्रकार से ऐसे ही उपकरण है, यहाँ इस प्रकार से ऐसे, यहाँ ये हमारी ये नली है, ये हमारी बी नली है, और ये हमारी छिद्रित तो इसमें जो है एक दीवार है, इसमें हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया, यहाँ भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया है। फिलहाल इसमें ये हम देखेंगे, इसमें केस नली लगाई गई है। केस माने बाल होता है, जो बाल के समान पतली नली हो, इसे केस नली कहते हैं, केस नली है। इसमें एक जो है फनल लगाया गया है, इसकी सहायता से जो है बिंदुपाती कीप इसे कहते हैं, इसकी सहायता से इसमें सॉल्वेंट डाला जाता है। इसमें जो है सॉल्वेंट होता है, यहाँ जो है सॉल्यूशन होता है, और इसमें जो है ये इस प्रकार से दाब मापी ऐसे लगाया गया है, ये दाब मापी हमारा है, और इसमें एक पिस्टन लगाया गया है, ये हमारा पिस्टन पी है, ये पिस्टन पी है। अब इसमें देखिए इस उपकरण में ये जो है यहाँ ये अगर हम इसको समझाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में दो समकेंद्रीय नलियां ए और बी होती हैं, और इसमें एक पिस्टन पी और दाब मापी होता है, ये दाब मापी होता है। इसमें केस नली होती है, एक बिंदुपाती कीप होता है। तो इसमें जब हम सॉल्वेंट रखते हैं और इसकी सहायता से इसमें सॉल्वेंट भर लेते हैं और प्रयोग शुरू करने के पूर्व केस नली का जल स्तर नोट कर लेते हैं, तब जब प्रयोग प्रारंभ होता है अर्थात सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू करते हैं, तब जब इसके मॉलिक्यूल इसमें जाना शुरू करेंगे तो केस नली का जल स्तर नीचे आने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि परासरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए ऊपर से पिस्टन द्वारा एक दाब लगाया जाएगा, यह दाब मापी में नोट हो जाएगा और उतने दाब लगाया जाएगा जिससे केस नली का जल स्तर पूर्ववत हो जाए, जितना पहले जल था इसमें उतने स्तर तक पहुंच जाए। तो इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए इसमें जितना दाब लगाया जाएगा वह दाब मापी में नोट हो जाएगा। इस प्रकार परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले की सर्वोत्तम विधि है। इसी विधि की सहायता से परासरण दाब का मापन किया जाता है। अब परासरण दाब कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आदर्श गैस का जो फार्मूला है वो प्रयोग किया जाता है। परासरण दाब का सवाल लगाने के लिए, इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए कैसे हम क्या करते हैं, इसमें पीवी बराबर एनआरटी का प्रयोग किया जाता है, जहां पी जो है गैस का दाब है, वी गैस का आयतन है, और एन मोलों की संख्या है, आर जो है या गैस नेतांक है, टी टेम्परेचर है। अब एक सवाल इस पर हम लगाते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की। इसमें जो है एक प्रश्न है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% ग्लूकोज, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% ग्लूकोज
तो ये प्रश्न 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, दाब ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? अब यहाँ सवाल को सॉल्व करने से पूर्व हम जो है ये प्रश्न, एक चीज हम लिखना पड़ेगा कि 5% ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। अब इसके लिए हम इसमें रखेंगे तो हमारा P जो यहाँ है, P जो हमारा दाब है जो हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% ग्लूकोज का परासरण दाब, 5% ग्लूकोज का अर्थ है 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। P हमको निकालना है तो फार्मूला ये हमारा हो जाएगा P बराबर WRT बटे MV। अब इसमें मान रख दिया जाए, यहाँ W जो दिया गया है वो 5 ग्राम दिया गया है, 5 ग्राम है। जो हमारा R है वो 0.082 दिया गया है। जो हमारा T है, टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो है हमारा यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। और हमारा जो यम अनुभार है, ग्लूकोज का अनुभार जो है 180 होता है। और हमारा ये इस प्रकार आयतन जो है 100 ml है तो 0.1 लीटर हो जाएगा। तो V बराबर 0.1 लीटर हो जाएगा। इसको रखते हैं तो P बराबर हो गया W के स्थान पे 5, R के स्थान पे 0.082, एक होता है, एक नहीं रख रहे हैं। T का मान 300 हो जाएगा और बटे यम अनुभार ग्लूकोज का 180 है। अब आयतन इसका जो है 0.1 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.83 ATM यानी वायुमंडल आएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब ये इसी प्रकार से इसका सवाल लगाया जाता है। अब इसके सवाल और सवाल आते हैं इस पर। अब हम दूसरा सवाल एक सवाल और लेते हैं इसको समझने के लिए। एक सवाल और लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया, मान लेते हैं एक प्रश्न को समझने के लिए हम तीन जो है 4 बर्तन लेते हैं। एक बर्तन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और ये चौथा है। हम इसको ये मानते हैं, इसको B, इसको C, इसको D मानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 मोलर ग्लूकोज लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 मोलर NaCl लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 मोलर पोटेशियम सल्फेट लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 मोलर K3FeCN का होल 6 लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब हमसे पूछा गया, मान लेते हैं कि इन चारों में सबसे ज्यादा परासरण दाब किसका है, सबसे ज्यादा परासरण दाब इन चारों में किसका होता है। तो हमने अभी बताया कि परासरण दाब जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी परासरण दाब अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इसके 100 मॉलिक्यूल ए में 100 मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के 100 मॉलिक्यूल हैं, ये 100 मॉलिक्यूल हैं। और NaCl क्या है, जब इसमें भी धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl जो हमारा है ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो अभी 2 कण में जैसे 100 यहाँ लिए थे तो 100 + 100 हो गया, यानी ये 100 + 100 हो गया, ये 200 मॉलिक्यूल्स इसमें हो गए। और इसकी बात करें तो ये 2K पॉजिटिव हो जाएगा, ये SO4 पर डबल नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें दो पोटेशियम हो गया, इसका मतलब 100 200 इसका हो गया। और इसका ये एक ठू है तो इसका 100 हो गया, यानी टोटल जो है 300 इसका हो गया। अब इसकी बात करें K3FeCN का होल 6, तो इसका इस प्रकार आयनाइजेशन होगा, FeCN का होल 6 यहाँ 3 - 4 हो जाएगा, तो इसका 300 हो जाएगा। 3 पोटेशियम होने के नाते इसका 1 मॉलिक्यूल है 100 हो जाएगा, तो टोटल 400 हो गए। यानी इसमें अणुओं की संख्या 400 है, इसमें अणुओं की संख्या 300 है, इसमें 200 है, इसमें 100 है। और हम जानते हैं परासरण दाब जो है हमारा, परासरण दाब जो है वो किसके समानुपाती होता है, अणुओं या कणों की संख्या के समानुपाती होता है, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो इसमें 400 अणु हैं, तो इसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, इसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा। एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक जानिए। ये जितने भी हमारे सिलेबस में हैं, जितने हमारे सिलेबस में अनुसंख्य गुण है, उसमें जो है जो हमारा परासरण दाब है, जो हमारा परासरण दाब है ये नंबर 1 हो गया। और जो हमारा क्वथनांक का उन्नयन है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो क्वथनांक है हमारा, ये दोनों चीजें जो है
कणों की संख्या बढ़ने से बढ़ती हैं, ये कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल समानुपाती हो जाएगा, ये जो है इन दोनों के, इसके और इसके, इन दोनों के समानुपाती हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल अगर जो है बढ़ रहा है, कणों की संख्या बढ़ रही है, तो परासरण दाब भी बढ़ेगा और उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। और जो हमारी दो चीजें हैं, एक हमारा वेपर है, और एक हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, ये 1 अपान होता है। मतलब ये जो है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, हम इस प्रकार समझ लेते हैं, ये दोनों, ये तीसरा है, ये चौथा है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो ये वेपर प्रेशर घटेगा। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो ये फ्रीइंग पॉइंट भी इस प्रकार घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये दोनों जो है एक प्रकार से होते हैं, ये दोनों एक प्रकार से होते हैं। ये ट्रिक सवाल लगाने में आगे मदद करेगी। अब हम अगले वीडियोस में बाकी बचे हुए परासरण दाब के अतिरिक्त जो है तीनों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आगे की वीडियो में अगली बात होगी।